वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और आज कोई लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है क्योंकि एक ही आईपीओ खुला हुआ है। कल का दिन जो गुजरा है वो कैसा रहा उस पर बातचीत करेंगे। ग्रे मार्केट के प्रीमियम में आखिर में इतनी सुस्ती दिखाई क्यों दे रही है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के, इस पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे लगाएं कि ना लगाएं। कल आस्था जी जुड़ी थी, उनकी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। आज अंशुल जी की प्रतिक्रिया सुनते हैं। शुरुआत पहले चलेंगे हमारे सहयोगी शौर्य के पास और उनसे समझते हैं जरा कि कल के नंबर क्या कुछ कह रहे हैं। शौर्य जी, अगर एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, क्योंकि पहले दिन 19 नवंबर को खाली 0.36 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया था। और ग्रे मार्केट में नजर डालें तो ₹1 से भी कम का प्रीमियम चल रहा है, खाली 0.8 रुपीज़ का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी ना तो ग्रे मार्केट में कुछ इंटरेस्ट नजर आ रहा, ना ही सब्सक्रिप्शन में कुछ बहुत अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मेन वजह यही है कि कंपनी की वैल्यूएशन को थोड़ा महंगा बताया जा रहा है। लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन तो अच्छा देखने को मिल रहा है, 1.5 गुना सब्सक्राइब हो गया है, तो रिटेलर्स ज़्यादा उत्साहित हैं। और वैसे भी क्यूआईबी हिस्सा हम देखते हैं कि ज़्यादातर आखिरी दिन आते हुए दिखाई देते हैं। तो अब देखना ये है किस तरह का की प्रतिक्रिया बाकी जगहों से देखने को मिलती है। एम्प्लॉय कोटा भी मुझे लगता है कि भरी जाना चाहिए और क्यूआईबी हिस्सा जो है वो आखिरी दिन ही आएगा। तो शेयर एनटीपीसी ग्रीन के इशू को लेकर के तो कोई समस्या नहीं है। अब समस्या जो सबसे बड़ी है कि वो अप्लाई करें कि ना करें। अब इसमें जो है 4 में से 3 लोग ये कह रहे हैं कि अप्लाई तो करें लेकिन लंबी अवधि के लिए करें। सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। स्टॉक बॉक्स सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। एसबीआई सिक्योरिटीज सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। वेंचुरा सिक्योरिटीज एकमात्र ऐसा है जो कि सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहा है। अब सर, वैल्यूएशन को लेकर के कुछ एक कंसर्न यहाँ पर जाहिर किए गए हैं। हालांकि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने काफ़ी बयान जारी किए और ये कहा गया कि वो तो और ऊंचा प्राइस बैंड रखने जा रहे थे, लेकिन बाज़ार की जो इस पर बदली हुई परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए और रिटेलर्स को बेहतर रिटर्न मिले वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्राइस बैंड तय किया है। और उनको उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। एंकर इन्वेस्टर्स ने इनको हाथों हाथ लिया है। आपकी टिप्पणी एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को लेकर के। देखिए, जनरली जब ऐसी कंपनियों के मतलब सरकारी कंपनियों के आईपीओ आते हैं तो टोटल ओएफएस होता है और सरकार को पैसा जाता है। बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली ये पूरा फ्रेश इशू है, तो मेरी तरफ से कंप्लीटली सब्सक्राइब की सलाह है। लिस्टिंग में शायद आपको 7-8% का गेन मिल जाए, क्योंकि मार्केट की कंडीशन प्रोबेबली इनकी लिस्टिंग तक थोड़ी सी सुधर जाएगी। तो लिस्टिंग गेन लेके एक बार बाहर हो जाइएगा। जो भी ये डिस्कशन है मार्केट में कि मैनेजमेंट कह रहा है कि हम सस्ते वैल्यूएशन पे दे रहे हैं, बाकी लोगों को वैल्यूएशन की कंसर्न है, एक बार जब मार्केट में आप आ जाते हैं, लिस्ट हो जाते हैं, तो मार्केट आपको आपकी वैल्यूएशन जो सही होती है वो दे देता है, डिबेट खत्म कर देता है। तो लिस्टिंग में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 15-20 दिन का समय दे दीजिए, मार्केट आपको बता देगा कि आपकी असली हैसियत, आपकी असली प्राइस क्या है। और उसके बाद फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छी निकलनी चाहिए, ऐसा मेरी उम्मीद है। बट मैं ये मानता हूँ कि इस झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। लिस्टिंग होने के बाद मार्केट अपनी वैल्यूएशन खुद दे देगा, जैसे ओला या बाकी शेयरों को दे रहा है। तो लिस्टिंग में अपना गेन लेके एक बार निकल जाइए, 15-20 दिन फिर वेट कीजिएगा, मार्केट जब उसको उसकी वैल्यूएशन दे दे तब लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ दीजिएगा। लेकिन सर, ये जो ग्रे मार्केट है वहाँ पे इतना ठंडा रिस्पांस मिलने की वजह आप क्या मान रहे हैं? क्या ये सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट की वजह एकमात्र वजह है या फिर और भी कुछ कारण आप मानते हैं? देखिए, 26,000 के इंडेक्स पे ये आईपीओ आया होता ना तो आपको 130-135 रुपए का प्राइस बैंड मिलता है, और उस पे हम 8-10% की लिस्टिंग गेन की बात कर रहे होते हैं, यानी 150 रुपए के आसपास की। अब ये मार्केट सेंटीमेंट इतना खराब हो गया है कि प्राइस बैंड में नीचे आया है और हम वही 8-10% की लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो एक अच्छे मार्केट में शायद ये स्टॉक आपको 140-45 मिल सकता था, बट क्योंकि मार्केट कंडीशन खराब है, प्रोबेबली लिस्टिंग तक सुधर जाएगी, इसलिए मैं 8-10% की लिस्टिंग गेन की बात कर रहा हूँ। इस बीच जरा स्क्रीन पर एक बार जरा दिखा दीजिए, जरा स्क्रीन जो अभी आप ग्राफिक्स दिखा रहे थे, इससे भी जरा तुलनात्मक टिप्पणी जो है अंशुल जी की ले लेते हैं। अंशुल जी, अगर हम देखें तो अदानी ग्रीन है, एसीएमई सोलर है जिस पर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वहाँ पर अगर हम देखें तो इस तुलनात्मक अध्ययन में आप किसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं? क्या एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में पैसे लगाएं या फिर अदानी ग्रीन, एक्मे सोलर, इसके अलावा बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं
उनको ध्यान दें। अभी अगर इन दो से तुलना करें तो आपको एनटीपीसी ग्रीन क्यों बेहतर दिखाई दे रही है? क्या पीएसयू है इसलिए? देखिए, एनटीपीसी ग्रीन मैं केवल मार्केट के मोमेंटम को पकड़ने की बात कर रहा हूँ कि आप लिस्टिंग में 8-10% गेन लेके निकल जाइए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछें कि फिलहाल इस प्राइजेस पे तीनों कंपनी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। एनटीपीसी ग्रीन का मैं देखूंगा कि मार्केट क्या एवेंचुअली उसको वैल्यू देता है, क्योंकि ओला में इतना पीआर था, उसके बाद वहां पे आपको प्राइस दिख गया, तो मैं मार्केट को डिसाइड करने दूंगा कि एक्चुअल इसकी वैल्यूएशन क्या निकल के आ रही है। आगे के अदानी ग्रीन अपने ऑल टाइम हाई से 70% नीचे है, तो हो सकता है कि हम सब गलत निकलें और मार्केट इसको नीचे 50% नीचे की वैल्यूएशन दे दे, तो ये शायद 40-50 रुपए में आपको मिल जाए। तो मैं मार्केट को डिसाइड करने दूंगा कि वो क्या वैल्यूएशन दे रहा है, उसके बाद जब चार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक बनेगा तो मैं बाई करूंगा। फिलहाल मुझे तीनों के चार्ट के स्ट्रक्चर उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं कि मैं आउटराइट जाके आपको बाइंग की सलाह दे दूं। लेकिन ये आपको लग रहा है कि इस पर 7-8% का प्रीमियम मिल जाना चाहिए लिस्टिंग पे? मार्केट नेक्स्ट वीक सुधरेगा तो एक 8% की गेन मिल सकती है इसमें। चलिए, 7-8% के गेन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला इससे जुड़ा प्रश्न जो बहुत लोगों के हमारे पास आए हुए हैं, और अपने दर्शकों को बता दें, आपका कोई आईपीओ बाजार से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप एक दो सवाल पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कुछ एक सवालों के उत्तर देने की। लेकिन सवाल ये कि अगर चुनना हो कि एनटीपीसी की चूँकि बड़ी हिस्सेदारी है इसमें, एनटीपीसी को ही क्यों ना खरीद लें, एनटीपीसी ग्रीन में क्यों पैसे लगाएं, ये भी बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं। तो अगर इन दो में से चुनना हो तो आप आईपीओ में पैसे लगाने पसंद करेंगे या फिर एनटीपीसी के शेयर में? देखिए सर, मार्केट में तो खत्म कभी नहीं होता, क्योंकि तो पे तो ये होता है कि मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसको चाचा कहता, ना चाची की मूछें होंगी ना चाचा कहेंगे। तो फिलहाल एनटीपीसी का चार्ट खराब लग रहा है, 357 रुपए और 300 रुपए का टारगेट लग रहा है। तो एनटीपीसी ग्रीन कितना भी अच्छी वैल्यूएशन का होता, कितना भी सस्ता मिल रहा होता और पैसा एनटीपीसी के पास भी जा रहा होता, तो भी मैं एनटीपीसी लेता, क्योंकि इवेंचुअली सब कहानी के बाद अगर चार्ट खराब है तो वो स्टॉक नीचे ही जाएगा। अगर सब चीज अच्छी है तो चार्ट क्यों खराब है, मेरा सबसे पहला सवाल यही आता है। तो चार्ट अच्छा है, न्यूज आपको बाद में मिल जाती है कि फलाना ऑर्डर मिल गया इसलिए बढ़ गया और ये हो गया। तो चार्ट सबसे पहले आपको बताता है कि मंदी आ रही है, तेजी आ रही है। फिलहाल मंदी दिख रही है तो अपन मंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब जरा कुछ एक शेयरों पे जरा बात कर लेते हैं जो कि अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, उसमें वारी को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे पास डेली आ रहे हैं। वारी एनर्जीज कल जो है 7-7.5% टूटा रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट्स उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, वैसे रिजल्ट ठीक थे। अब जो है 2883 2883 का लेवल है सर, आप कैसे देख रहे हैं वारी एनर्जीज को लेकर के? और ख़ास तौर से उन्होंने जो कि अब तक होल्ड करके रखे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऊपर के भाव पर लिए होंगे। देखिए, वारी एनर्जी में मैं टोटली गलत हो गया था। मैं लिस्टिंग के दिन की कैंडल देख के मैंने अपने इन्वेस्टर्स को सेल की सलाह दी थी, लेकिन इमीडिएटली इसने लिस्टिंग के डे को, जब लिस्टिंग डे के हाई को जब क्रॉस किया 2600 रुपए में तो हमने वापस से बाई कराया था आईपीओ बेस ब्रेकआउट मानते हुए। वहां से करीब करीब 3200 रुपए पे हमने प्रॉफिट बुक की थी। स्टॉक ने चढ़ते हुए कहीं भी 3743 का हाई बनाया था, तो जो लॉस हुआ था वो हमने रिकवर जरूर कर लिया था, बट हाँ यहाँ पे हम थोड़े से गलत हो गए थे। बट अब जो दिख रहा है स्टॉक में एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, नीचे में कहीं भी 2750 और ऊपर में 3250, इस रेंज के अंदर ये स्टॉक 4-6 महीने कंसोलिडेट कर सकता है। तो फिलहाल बड़ा कोई मोमेंटम आते हुए नहीं दिख रहा है। रेंज प्लेयर है तो रेंज के लोअर एंड 2750 पे बाई कीजिए, 3250 पे प्रॉफिट बुक करके रेंज प्ले करते रहिए। बट मैं जनरली रेंज प्ले की सलाह इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ब्रेकडाउन में कई बार क्या अक्सर लोग नहीं बेच पाते हैं, तो अवॉइड की सलाह ज्यादा है। लेकिन जो परफेक्टली रेंज प्ले कर सकता है वो रेंज प्ले कर सकते हैं। तो अभिषेक कुमार जी, जो आप कह रहे हैं कि फ्रेश में एंट्री प्राइस और टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, तो लेवल्स नोट कर लीजिए, लेवल्स में चूक मत कीजिएगा, वरना फिर आप बाद में जो है सवाल पूछेंगे कि अंशुल जी ने ऐसा कहा था। तो लेवल्स जो है आप लोग देखते नहीं हैं, कई बार ये चूक हो जाती है। एक पिंटू भगत जी हैं और टोलिंस टायर को लेकर के काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। अब मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि इसकी लिस्टिंग कब हुई थी, लेकिन ज़रा अगर हम देखें ज़रा टोलिंस टायर को लेकर के, सर अभी जो ये शेयर है ये करीब करीब 183 के आसपास चल रहा है, और इन्होंने आईपीओ के टाइम पे शायद इनके पास 192 के प्राइस पर इन्होंने लिए हुए हैं। 1 साल तक का व्यू है और 100 शेयर इनके पास हैं और अभी 183 पे है, तो 7 रुपये के नुकसान पे है टोलिंस टायर सर।
देखिए, 1 डेढ़ हफ्ते में आपको आपका बाइंग प्राइस मिल जाएगा, शायद उस पर 10 रुपए और मिल जाए, 205 210 रुपए तक। वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक ने कंटिन्यूस जिस दिन से लिस्ट हुआ है वहां से कंटिन्यूसली डाउन मूव भी दिखाई है। लिस्टिंग डे के हाई से लो पकड़ूं तो 34-35% करेक्ट हो चुका है स्टॉक। पुल बैक दे रहा है, पुल बैक का टारगेट और मेजर रेजिस्टेंस 200 से लेके 210 के बीच में है। वहां पे एग्जिट करके इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिएगा, नहीं तो दोबारा ही आपको फंसा देगा। ठीक। इस बीच कुछ एक परिवर्तन हुए हैं सॉरी, एसएमई को लेकर के क्या कुछ टिप्पणियां आई हैं और उसके मायने क्या हैं, वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, फिर जरा इसको और डिटेल में जरा हम अंशुल जी से समझते हैं। जी बिल्कुल, एसएमई में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन हाल ही के टाइम में बढ़ता हुआ नजर आया। और वो ऐसा है कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2022 में जितने एप्लीकेशन होते थे, अलॉटमेंट है, उनका रेशियो होता था 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम एप्लीकेशन ज़्यादा होते थे। लेकिन 2024 में 46 टाइम हो चुका है, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है एसएमईज में। अब एसएमई में दिक्कत क्या होती है, देखा जाता है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कंपनी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो प्राइस बैंड इतना ज़्यादा रखा जाता है पूरा कि नॉर्मल इन्वेस्टर से दूर रहे, और जो कैपेबल इन्वेस्टर हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, कनेक्शन है, कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके कंपनी के बारे में, रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो, सिर्फ वही निवेश करे, वो था। लेकिन अब हमने देखा था 14 साल पहले ये 1 लाख का क्राइटेरिया बनाया गया था, लेकिन अभी को टाइम इतना बढ़ गया है तो सेबी को लग रहा है कि 1 लाख इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टर या हाईली क्वालिफाइड इन्वेस्टर इस पे जाए जिसका रिस्क है, तो वो बढ़ाना चाह रहे हैं। अब उनका मानना है कि 2 लाख कर दे या 4 लाख एक लॉट को अप्लाई कर दे, ताकि जो काफ़ी हाईली या जो स्पेशलाइज इन्वेस्टर हैं जिनके पास कनेक्शंस है वही लगाए और रिटेल निवेशक अपना लॉस खाने से रुक सके। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एचएनआई के अलॉटमेंट को कम कर दिया गया, जिसमें जो बड़े एचएनआई हो जाएंगे 10 लाख से ज़्यादा, उन्हें 2/3 दे दें, और जो छोटे एचएनआई उन्हें 1/3 अलॉटमेंट दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कि जो ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर सेल को छोटे से छोटा रखने का साइज़ है। ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं कि या तो बिल्कुल भी ऑफर फॉर सेल ना हो, या फिर जितना भी आईपीओ का साइज़ है उसका खाली 20 से 25% ही ऑफर फॉर सेल दिया जाए। उसके साथ साथ ये सारे पेपर इसलिए जारी किया गया, जैसे बता रहे हैं, कि ताकि रिटेल इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कर्टेल करा जा सके पूरे एसएमई के क्षेत्र से। बिल्कुल, एसएमई को लेकर के लगातार सेबी की नज़रें बनी हुई हैं। बहुत सारी गतिविधियां ऐसी थी जो थोड़ा सा अनयूजुअल दिखाई भी दे रही थी एसएमई को लिस्टिंग को लेकर के। आपकी टिप्पणी सर, अंशुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं ये जो नए बदलावों को लेकर के सेबी विचार कर रहा है, ज़रूरी था ये, और इसका असर क्या होगा? देखिए, बाकी सारे पॉइंट्स तो मैं कॉस्मेटिक मान के चलूंगा कि वही है कि 1 पॉइंट के लिए क्या मीटिंग करें, तो 10-12 पॉइंट के लिए कर लिया। बट बेसिक जो मैं बार बार हर आईपीओ में नोट कराता हूँ, ओएफएस का हिस्सा देखिए, कहीं 100% ओएफएस, आईपीओ के नाम पे ओएफएस में माल छेपा तो नहीं जा रहा है। अब वो सेबी की नजर में भी आने लगा है। मैं बार बार बोलता हूँ 25% से ज्यादा ओएफएस है तो उससे दूर रहिए। भले वो पॉजिटिव लिस्ट कर ले, लेकिन 10 में से 9 स्टॉक घाटा ही देंगे, एक आध कोई निकल जाए अलग बात है। और अब वो सेबी की निगाह में भी आने लगा है कि 20 से 25% से ज्यादा ओएफएस नहीं देना है। बल्कि मेरा ये मानना है कि आपको आईपीओ अगर ला रहे हैं तो आप आईपीओ लाइए, ना कि उसमें ओएफएस लाइए। अगर पुराने इन्वेस्टर को निकलना है तो वो आईपीओ के बाद निकलेगा ना, जितने समय अगर रखे है तो वो और कुछ समय भी रख सकता है। और अगर निकलना है तो आईपीओ से पहले जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट होती है उसमें निकल जाए। आप आईपीओ में रिटेल को क्यों माल चेप रहे हो, वो भी आईपीओ के नाम पे ओएफएस में? मेरे हिसाब से तो ये 20-25% भी नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आईपीओ है तो आईपीओ होना चाहिए, ना कि ओएफएस या पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट देने का देना चाहिए आपको, मतलब लाभ देना चाहिए। आईपीओ है तो फ्रेश इशू होना चाहिए और कंपनी के पास पैसा जाना चाहिए। तो आगे चल के मेरे ख्याल से 20-25% का भी जो है उसको शायद आज नहीं तो कल, 1-2 साल 5 साल बाद कभी से भी खत्म करेगी। बट अगर 25% पे भी कब करते हैं तो ये बहुत अच्छा मूव होगा। अच्छा मूव होगा एसएमई आईपीओ के लिए। चलिए, इस बीच एक दो टिप्पणी और ले लेते हैं, फिर इस सेगमेंट को अब समाप्ति की ओर रुख करते हैं। एक प्रश्न आया है स्माइली आदित्य की तरफ से, कह रहे हैं सजिलिटी आईपीओ मिला हुआ है, क्या करें? अंशु सर से प्लीज़ सजेशन चाहिए। तो अभी हाल की लिस्टिंग है मेरे ख्याल से ये सजिलिटी इंडिया जो है, और अभी जो है ये भाव जो देखने को मिल रहा है, ये तो उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर, अगर आपको शेयर मिल गया होगा। SAGILITY सजिलिटी इंडिया में आईपीओ के टाइम से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, अभी ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। पहली कैंडल रेड थी, आप देखिए 10 में से 10 भी नहीं बल्कि 100 में से
95 बार अगर पहले दिन रेड कैंडल बन रही है तो कंटिन्यूअस सेलिंग देखने के लिए मिलती है। अभी हमने डिस्कस किया वारी ग्रीन में जो हम गलत हुए, लेकिन अगर गलत होते हैं तो आपको री एंट्री का मौका भी मिलता है। अगर आईपीओ हाई क्रॉस हुआ है तो आप री एंटर कर लीजिए। स्टॉक में भी पहली रेड कैंडल बनी है, उसके बाद से फॉलो थ्रू सेलिंग है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। प्रोबेबली ये स्टॉक वापस से आपको नया लो दिखा सकता है। अगर हम गलत भी हुए तो 33 के ऊपर गलत होंगे, और जब हम गलत होंगे तो उल्टी साइड में बड़ा मूव आएगा। तो 33 रुपए अगर निकलता है स्टॉक तो फिर 45-50 तक का भी मूव आ सकता है। बट प्रीएम्प्टिव मत प्ले कीजिए, एविडेंस आने दीजिए, फिलहाल एग्जिट कीजिए, 33 रुपए का अलर्ट लगाइए। अगर निकलता है तो फिर जरूर बाई कीजिएगा। हुंडई में कोई होप दिखाई दे रही है क्या सर आपको? कैसा लग रहा है आपको? कल हमने देखा काफ़ी अच्छा मूव रहा, करीब 5% 5.5% के आसपास की रैली रही। अभी तक जो लोग होल्ड कर रहे हैं क्या करें? देखिए क्वार्टरली वीवैप से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था डाउन मूव, तो पुल बैक लेके क्वार्टरली वीवैप टेस्ट करने आया था। कल का हाई एग्जैक्ट उसी पे बना है, वापस से यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनेगा। ये स्टॉक इवेंचुअली 6-8 महीने का समय दे दीजिए, 1100 रुपए के आसपास आगे टिकेगा। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई एनटीपीसी ग्रीन पर हमने बात कर ली। बाकी जो आप लोगों के सवाल थे, कुछ एक सवालों को हमने समेटने की कोशिश की। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इस खास सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। वाह, क्या आईपीओ है।